नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो चला है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अब से अगले आधे घंटे तक आपको दिन भर की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। सबसे पहले बात भारत चीन तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर की। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए और बातचीत होगी। दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत जारी रहेगी। चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। भारत चीन तनाव खत्म करने के लिए 3 बार बात कर चुके हैं। 6 जून, 17 जून और 30 जून को बातचीत हुई। किसी भी तरह की अटकलों से परहेज करें। मनीष कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, 3 बार की बातचीत, चीन अपने वायदे के अनुसार कितना पीछे हटा? देखिए, कल जो बातचीत हुई है प्रत्युष चुशूल में, उसके बाद जो सेना के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर सहमति बनी है कि जहां जहां बहुत फ्लैश पॉइंट ऐसे जहां भी एलएसी में है वहां से सेनाएं जो है वो पीछे हटेंगी। साथ ही साथ ये भी दोनों पक्षों की तरफ से स्वीकार किया गया कि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है ये काफी जटिल है और इसमें वक्त भी लगेगा, लेकिन आपसी बातचीत के जरिए इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अभी सैन्य स्तर पे बातचीत हुई है, आने वाले समय में कूटनीतिक स्तर पे भी बातचीत जारी रहेगी और ये दोनों पक्षों ने माना कि आने वाले समय में इस बातचीत के जरिए इस विवाद को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ इस बात पे भी सहमति बनी कि किसी भी अफवाहों या अटकलों पे ध्यान न दिया जाए और कल की जो बातचीत हुई काफी अच्छे माहौल में हुई है, उम्मीद की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में प्रत्युष इस बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। और आज चीन को एक साथ कई झटके लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत में किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की हिस्सेदारी नहीं होगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल से चीन को बड़ा झटका देते हुए टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके मंत्रालय में अब कोई चीनी सामान नहीं आएगा। तो पहले आपको याद होगा, रेलवे से चीनी टेंडर कम किए गए, चीनी ऐप्स को बैन किया गया और अब नितिन गडकरी, रामविलास पासवान कह रहे हैं कि हम अब चीनी सामानों को दरकिनार करेंगे। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस पर जुड़ चुके हैं। संजीव, यानी कि सभी अहम मंत्रालयों ने तय कर लिया है कि चीनी सामानों को दरकिनार किया जाए। देखिए, जैसा कि लग रहा है सीमा पर बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के अपने फोर्सेस को पीछे हटाने के लिए चीन तैयार नहीं हो रहा है। और ऐसे में उसकी ये जो स्टाइल है कि अपने आप को वो ज़्यादा मजबूत करता है, बातचीत का जो समय होता है उसका वो इस्तेमाल करता है और फिर जो है वो अपने नापाक इरादों को अंजाम देता है। तो ये सीमा की बात हुई, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में उसे घेरने की पुरजोर कोशिश हो गई है और ये अमेरिका से लेकर के भारत तक है। अमेरिका में आपने देखा कि कैसे उसकी टेलीकॉम कंपनीज को बाहर कर दिया गया है और भारत में भी अब फैसला ले लिया गया है कि जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट होंगे उसमें वो नहीं होगा। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट जो सरकार की तरफ से उसे चीन को बाहर कर दिया गया है। जो एमएसएमई सेक्टर होता है, लघु उद्योग का क्षेत्र, वहां भी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए नई पॉलिसी लेकर के सरकार आएगी और ये तय किया जाएगा आने वाले दिनों में। प्रत्युष, आप देखेंगे कि जो टेंडर्स होते हैं उसमें भारतीय कंपनियां एलिजिबल हो सके, उसके लिए सरकार एक नई गाइडलाइन लेकर के आएगी। चेन्नई और विशाखापट्टनम में जो भी इंपोर्ट होने वाले सामान चीन से आ रहे हैं उनकी जांच भी की जा रही है और एक आर्थिक झटका चीन को लगे उसके उन कृत्यों के लिए जो उसने सीमा पर किया है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। शुक्रिया संजीव। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश सामने आई है। पीओके में पाकिस्तान ने तैनात किए 20,000 सैनिक। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के पास अपनी सेना के 20,000 जवानों को तैनात कर दिया और आशंका है कि पाकिस्तान ने ऐसा चीन के इशारे पर किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर की साजिश रच रहे हैं। प्रशांत देव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यानी कि चीन जो है पाकिस्तान के सहारे पूर्वी लद्दाख से ध्यान हटाकर नॉर्थ पर ले जा रहा है। वो देखिए, आप ये ध्यान हटाने वाली बात भी कह सकते हैं या फिर 2 जगह आपको फंसाने की साजिश। यानी कि एक तरफ पूर्वी लद्दाख है, दूसरी तरफ उत्तरी लद्दाख। लेकिन दोनों में फर्क ये है प्रत्युष कि पूर्वी लद्दाख की स्थिति ऐसी है कि वहाँ बिल्कुल आमने सामने की स्थिति है। यानी कि भारत और चीन के बीच जो अभी फेस ऑफ हुआ, तो उसमें क्या है कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होगी और वो स्थिति युद्ध में तब्दील हो सकती है। तो चीन बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने बहुत जबरदस्त करारा जवाब दिया है वहाँ पे जो भी मुठभेड़ हुई।
तो अब ऐसी सिचुएशन में चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति बने, लेकिन उसको गड़बड़ी करनी है या भारत को परेशान करना है या अपने लोगों को ये बताना है, तो अब उत्तरी लद्दाख में अगर जब आप जाएंगे तो वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान को, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पाक समर्थित आतंकी संगठन को, जिसका नाम आया अल बदर से चीन ने कोई बातचीत भी की है गुप्त, और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो चीन का साथ देगा। शुक्रिया। एलएसी पर तनाव के बीच चीन चौतरफा साजिश में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहा है चीन। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने आतंकी संगठन अल बदर के साथ हाथ मिला लिया है। आतंकी संगठन के साथ मिलकर चीनी साजिश का यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकी हमले और बैट के ऑपरेशन को तेज करने को कहा है। बताया जा रहा है कि 100 पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर पहुंच चुके हैं। अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, चीन को मालूम है कि सेना के स्तर पर हम मुंह की खाएंगे, तो अब वो आतंकी संगठनों का सहारा ले रहा है। जी, सबसे बड़ी बात कि वो चाह रहा है कि चारों तरफा घेराव किया जाए, दबाव बनाया जाए भारतीय सेना पर, और इसीलिए जो आतंकी संगठन है अल बदर न सिर्फ उससे समझौता किया है बल्कि आईएसआई को साफ तौर पे कहा है कि वो कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाए, बैट का इस्तेमाल जो बैट के ऑपरेशन से करे, और आतंकी जो हमले हो वो सेना के जवानों पर, सेना के काफिले पर हो, ताकि भारतीय फौज को थोड़ा डिमोरलाइज किया जा सके। क्योंकि चीन में जो गलवान घाटी में जिस तरह से जवाब भारतीय सेना ने दी, इसके बाद भारतीय जवानों के, भारतीय सेना का मनोबल काफी है बढ़ा हुआ है, और इसीलिए वो चाह रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि इंटरनल सिक्योरिटी में भारत परेशान हो, वहां पर एक्टिविटीज आतंकियों की बढ़े, ताकि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो सिर्फ अभी एलएसी की तरफ हो रहा है उसकी जगह वो आतंकवादी के खिलाफ कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। इधर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया है। सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने अटैक किया। हमले में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया और एक नागरिक की भी मौत हो गई। आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया। जवान सोपोर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ी ने पूरे इलाके को घेर लिया। आसिफ सुहाब इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, किस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? तरफ से सामने नहीं आई, लेकिन आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर बताया कि लश्कर तैयबा इस हमले के पीछे है, और उन्होंने नाम भी बताया। एक पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का मिलिटेंट उस्मान बाई और दूसरा स्थानीय मिलिटेंट उसके साथ बताया, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। यहाँ तक कि फोर्सेस ने अभी तक जो छानबीन की है, आईजी कश्मीर ने बताया कि करीब 30 गोलियां AK-47 से इन मिलिटेंटों ने चलाई इस हमले को अंजाम देने के लिए, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल है और एक सिविलियन की भी इसमें मौत हो गई। जी, शुक्रिया आसिफ। और इधर सोपोर हमले की मार्मिक तस्वीर भी सामने आई। सोपोर में आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 3 साल के बच्चे को बचाया। बच्चा अपने दादा के साथ था जिस वक्त ये हमला हुआ। दादा की आतंकियों की गोली से मौत हो गई, पर जवानों ने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट हम उनके पास लेके जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शुरुआती दिनों में कोरोना से हालात खराब थे, लेकिन अब रिकवरी रेट काफी बेहतर है। आज दिल्ली में 15,000 के करीब बेड है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लोग निश्चिंत रहें। 10,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया। इस टाइम दिल्ली में 5800 बेड केवल, सारे अस्पतालों में मिला के अस्पतालों में 5800 कोरोना के पेशेंट हैं, मरीज हैं। एक हफ्ता पहले 6250 मरीज थे। पिछले एक हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए, बढ़ने की बजाय। कोरोनिल दवा पर जारी विवाद पर स्वामी रामदेव ने सफाई दी। बाबा रामदेव खुद सफाई देने के लिए सामने आए। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब के पीछे दवा माफियाओं को जिम्मेदार बताया। योग गुरु ने दावा किया कि आयुष मंत्रालय ने भी माना है कि पतंजलि ने कोविड मैनेजमेंट में अच्छा काम किया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि
पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है। और अब बात कर्नाटक के बेल्लारी की। बेल्लारी में कोरोना से मृत लोगों के शव गड्ढे में फेंकने के वीडियो वायरल हुए। वीडियो में पीपीई सूट पहने कर्मचारी दिखे, एक एक कर एम्बुलेंस से शवों को निकाला गया और बेदर्दी से गड्ढे में या फिर किसी कूड़े की तरह उसे फेंक दिया गया। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना से जंग हारे लोगों के शवों के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने से सियासी बवाल हो गया। राज्य की बीजेपी सरकार कटघरे में आ गई। कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरा। जेडीएस ने अपने ट्वीट में लिखा, क्या यही वेल मैनेजमेंट है? सियासी विवाद के बाद कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे साथ केजे श्रीवास्तव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, वाकई में जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई, कोई भी देखे तो इसे हिल जाए, क्या इसके लिए विभाग ने माफी मांगी? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने भी माफी मांग ली और सरकार ने भी मांग ली, लेकिन कोरोना काल में इस तरह के अमानवीय घटना निश्चित तौर पर कई सवाल उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि कई परिवार ऐसे भी हैं जो कि कोरोना से, जहां पर जिनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो वे खुद अंतिम संस्कार का कार्य नहीं करते। ऐसे में सरकार या कुछ एजेंसियों को यह काम करना पड़ता है। लेकिन तो ऐसे में अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है, जब परिवार वाले ही इस तरह से अमानवीय भूमिका निभाएंगे, इस तरह से कोरोना काल में अपने ही जो निजी सगे संबंधी हैं उनके अंतिम संस्कार से कतराने लग जाएंगे, तो ये तो पराए हैं। तो वहां से तो इस तरह की घटनाएं सामने बिल्कुल आएगी ही, लेकिन सरकार बिल्कुल उम्मीद नहीं करती इस तरह की घटनाओं की, और यही कारण है कि तत्काल जो दोषी थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया। तमिलनाडु के न्यू वैली थर्मल प्लांट में बड़ा धमाका हुआ। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए। 15 से ज्यादा घायलों को एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल लेकर जाया गया। बताया जा रहा है कि इस प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। प्लांट में फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। धमाके की वजहों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग और धुएं को काबू करने में जुटी हैं। गणपति पूजा पर कोरोना का असर। लालबाग मंडल इस साल नहीं मनाएगा उत्सव। साल 1934 के बाद से पहली बार लालबाग के राजा स्थापित नहीं होंगे। परंपरा तोड़ते हुए लालबाग मंडल आरोग्य सप्ताह मनाएगा। 11 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में जहां बप्पा को स्थापित किया जाता है, वहां प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। रक्त शिविर भी वहां पर लगेगा। जो राशि से जमा होगी उसे सरकार के रिलीफ फंड और शहीद जवानों के परिवारों को दिया जाएगा। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, वाकई में ये अच्छी पहल है, तो क्या वहां पर बप्पा की पूजा नहीं होगी? जी बिल्कुल, इस बार जो सार्वजनिक गणेशोत्सव वहाँ पर होता है वो नहीं होगा, यानी लालबाग के राजा को नहीं बैठाया जाएगा, लेकिन बप्पा की पूजा लोग करेंगे, अपने अपने घरों में करेंगे। अगर लालबाग के राजा की बात करो तो मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडल है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हालांकि अगर गणपति पंडालों की बात करें तो कुछ दिन पहले गणपति पंडालों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने उनको गाइडलाइन दिया था कि आप 4 फुट ऊंची मूर्ति रख सकते हैं, इसके अलावा कम लोगों को ही पंडाल में एंट्री करने दे सकते हैं, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसे में अगर इस यहाँ पे गणपति बैठाई जाती तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना काफी मुश्किल होता। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा के लिए ई पास जरूरी होगा, कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक आज से सिर्फ उत्तराखंड के सभी जिलों के लोग 4 धाम यात्रा कर पाएंगे। मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक खुलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक वक्त में 1200 लोगों को धाम जाने की अनुमति होगी। कोई भी यात्री एक रात से ज्यादा धाम में नहीं रुक सकता। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट विस्तार पर तस्वीर साफ हो गई है। कैबिनेट का विस्तार कल किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ ली और उसके बाद कल कैबिनेट का विस्तार होगा।
शिवराज कैबिनेट में 35 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल अभी शिवराज सिंह समेत 6 मंत्री हैं, यानी कि लगभग 29 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के ज्यादा लोगों को तरजीह दी जाएगी। और अब बात नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध बढ़ गया है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं ने ओली के इस्तीफे की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिल्ली ने नहीं, मैंने मांगा है। प्रचंड ने ओली के उस आरोप का खंडन किया जिसमें ओली ने अपनी सरकार गिराने और खुद को पीएम पद से हटाने की कोशिश के पीछे भारत का हाथ बताया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जा सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा। राजनाथ सिंह लद्दाख जा सकते हैं। शुक्रवार बताया जा रहा है कि शुक्रवार को वो लद्दाख जा सकते हैं रक्षा मंत्री। इससे पहले आपको याद होगा सेना प्रमुख ने भी एलएसी का दौरा किया था, लद्दाख इलाकों का दौरा किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे। संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ताजा हालात का जायजा लेने जा रहे हैं रक्षा मंत्री की। चीन के साथ जो बातचीत चल रही है, क्या उसका असर भी दिख रहा है कि नहीं वहां? देखिए, भारत बातचीत भी कर रहा है और सतर्कता के साथ चीजों को निगरानी में रखे हुआ भी है। पिछली जून को जो बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, उस बातचीत के बाद 15 जून की जो घटना घटी है उसको लेकर के अब कोई भी स्टेप जो लिया जा रहा है चीनियों के संदर्भ में, उसे बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर और बहुत ज्यादा आकलन करके लिया जा रहा है। और उसके मद्देनजर अपनी तैयारियां जो हैं वो सीमा पर दुरुस्त रखी जा रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे हमारे सेना जीत गए थे और अब रक्षा मंत्री जा रहे हैं। रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया था और अब रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है शुक्रवार का। वहां जाएंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे और ये पहली टॉप लेवल मीटिंग होगी लद्दाख में, जो 15 जून के बाद तनाव है वहां के सभी अधिकारियों से, सैनिक अधिकारियों से मुलाकात होगी और मानकर चला जा सकता है कि भारत की जो तैयारियां हैं वो कितनी चुस्त और दुरुस्त हैं, उसकी बात का यह अंदाजा देती है रक्षा मंत्री की यात्रा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।